दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे भारत वर्ष की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पिछले 4 दिनों के अंतराल में हुई बारिश के बाद धान का बिचड़ा गिराने का वक्त आ गया है। इस महीने का आखिरी सप्ताह बिचड़ा डालने के लिए सबसे बेहतर है। किसानों को 25 मई तक बिचड़ा डाल देना चाहिए, यह कहना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का। उन्होंने कहा है कि धान की लंबी अवधि की प्रजाति की नर्सरी में डाल दें। ये प्रजातियां 130 से 150 दिन में तैयार होती है। 25 जून तक मानसून का असर दिखने लगता है, तब तक ये रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अलावा छोटी अवधि के प्रजाति की नर्सरी 28 से 8 जून के मध्य डाल दें, ताकि 25 जून तक 22 से 26 दिन की नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाए। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि किसानों को 25 मई तक बिचड़ा डाल देनी चाहिए। धान की लंबी अवधि की प्रजाति की नर्सरी मई तक डाल दें, क्योंकि ये प्रजातियां 130 से 150 दिन में तैयार होती है। दोस्तों कोरोना से लड़ने के लिए कई तरह की दवाओं की खोज की जा रही है। जी हाँ, वहीं कई वैक्सीन भी अस्पतालों में आ गई है। लेकिन इस कोरोना काल में देश और राज्य में बड़ी संख्या में डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ की कमी देखी जा रही है। कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित भी हुए हैं। इस समस्या को देखते हुए पटना के इंजीनियरिंग की छात्र आकांक्षा ने अपने पिता योगेश कुमार की मदद से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 की महामारी से बचाने के लिए एक अनोखा मेडी रोबोट बनाया है। यह रोबोट किसी भी संक्रमित मरीज, लाचार व्यक्ति की बेसिक मेडिकल जांच और रियल टाइम डाटाबेस के साथ जांच कराता है। साथ ही इस रोबोट की मदद से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, हृदय गति, तापमान, ब्लड प्रेशर, वजन, ईसीजी, वायरलेस स्टेथोस्कोप से फेफड़ा और हृदय की जांच की जा सकती है। साथ ही रोबोट का बेसिक कार्य संक्रमित व्यक्ति को दवा, खाना पानी, नेबुलाइजर और ऑक्सीजन इत्यादि पहुंचाना है। हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरा से 360 डिग्री घूमकर मरीज का मदद करता है। कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद, एम्स पटना की डॉक्टर जैसे कई डॉक्टरों ने आकांक्षा की सराहना कर चुके हैं। पिता पुत्र की जोड़ी ने इसके पहले भी कई इनोवेशन करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आपको बता दें कि आकांक्षा ने भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से फाइनल राउंड के लिए चयनित हो चुकी है। पटना के सहयोग, स्पंदन और मेडी हार्ट जैसे कई हॉस्पिटल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। आकांक्षा कहते हैं कि हम कहते हैं कि सरकार चाहे तो रोबोट का ट्रायल ले ले और उसके बाद यह तय करे कि रोबोट का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए कितना उपयोगी है। दोस्तों बिहार में मुकदमों का चक्कर झेल रहे लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच इससे बचाव के लिए बिहार के सभी जिला न्यायालयों को फिलहाल बंद रखने की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इस दौरान न्यायालयों के रिमांड के अलावा कई अन्य कार्य नहीं होगा। इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि कोर्ट में ग्रीष्मकाल का समय भी शुरू हो गया है और पटना हाईकोर्ट ने तो बाकायदा ग्रीष्मकाल के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। अगर जिला न्यायालयों में भी यानी कि जिला कोर्ट में भी ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी जाती है तो फिर लंबित मुकदमों की सुनवाई और आगे तो बढ़ी जाएगी। साथ ही जमानत की आस लगाए लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों बिहार के दरभंगा से एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक महिला अधिकारी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला जिला आपदा प्रबंधन विभाग में कार्यरत थी। इस घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। घटना दरभंगा जिला के लहरिया सराय थाना क्षेत्र की है, जहां बलभद्रपुर किराए के मकान में रहने वाली एक 29 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यह महिला का शव देर शाम उसके कमरे में पंखे से झूलता हुआ मिला। यह कमरा अंदर से बंद था, जिससे महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह कमरे के दरवाजे को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। यह मृतक महिला की पहचान कुमारी विशाखा, जो 29 साल की है, यह उसके रूप में की गई है, जो पटना के मूल निवासी बताई जाती है। विशाखा पिछले 2 साल से दरभंगा में जिला आपदा प्रबंधन विभाग में कार्यरत पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रही थी।
दोस्तों पटना वाले खान सर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। वह अपने पढ़ाई या फिर यूट्यूब कंटेंट के लिए नहीं बल्कि इजराइल फिलिस्तीन मामले में ट्रेंड कर रहे हैं। इस समय उनसे कई लोग बहुत नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का कारण खान सर द्वारा इजराइल फिलिस्तीन पर बनाया गया एक वीडियो है। इस वीडियो से कुछ लोग इस कदर भड़क गए कि न सिर्फ खान सर को अनाप शनाप बोलने लगे बल्कि ट्विटर पर हैशटैग रिपोर्ट ऑन खान सर भी ट्रेंड कराने लगे। जी हां, दरअसल इस वीडियो में खान सर ने इजराइल को बेहद शक्तिशाली करार दिया है। इसी वजह से कुछ लोग भड़क गए। कई लोगों ने तो पीएम मोदी और फिर उनकी तस्वीर साझा करके एक को व्हाइट फंगस तो दूसरे को ब्लैक फंगस तक कह दिया। मानचित्र के माध्यम से समझाते हुए खान सर ने कहा है कि इधर इजराइल मात्र एक देश है और इस्लामिक मुल्क 57 देश है, फिर भी संतान वालों की हिम्मत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख है जिसमें 70 लाख के लगभग यहूदी हैं, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ को नहीं हो रही है। इजराइल के शक्तिशाली होने का कारण बताते हुए खान सर ने कहा कि इजराइल ने यहूदियों की स्कूल में पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया, ध्यान दिया। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहारा। यह खान सर ने कहा कि इस्लामिक मुल्कों ने शिक्षा पर जोर ही नहीं दिया, सिर्फ मदरसे तक ही सीमित रह गए, इसीलिए इजराइल अकेले हैं और ये झुंड में हैं। यह फिर भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इजराइल से लड़े। यूपी के गोरखपुर में जन्मे खान सर बिहार के पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर चलाते हैं। यह पटना का यह बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट है। खान सर अपनी शिक्षण शैली के कारण प्रसिद्ध हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके यूट्यूब चैनल पर 9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर पटना सिटी के मानक पथ पर हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां लिए मौन प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना था कि कोरोना महामारी के बीच लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को हुई है। यह शिक्षकों का कहना है कि पिछले साल से लेकर इस समय तक प्राइवेट स्कूल बंद है। इसके कारण कई टीचर भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। वहीं शिक्षकों ने बिहार सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से सरकारी स्कूल के शिक्षक समेत अन्य लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है उसी तरीके से प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को भी सहायता दी जाए ताकि शिक्षक समेत उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जी आपको बता दूं कि पटना सहित पूरे बिहार में हजारों की संख्या में प्राइवेट स्कूल है। जी साथ ही लाखों की संख्या में निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षक है। इन पर कोरोना महामारी और लोगों की वजह से आर्थिक संकट और रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इन सभी पर अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता है, जिस वजह से ये लगातार सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं। दोस्तों अभी पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन अभी से ही कोरोना की तीसरी लहर के संकेतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हो गई है। यह तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई है। बिहार में सभी पीएचसी में 5-5 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा और जरूरी सामानों की खरीद भी की जा रही है ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। यह पटना जिले के ग्रामीण इलाकों में 23 पीएचसी हैं जिसमें 5-5 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लस ऑक्सीमीटर, बेड, एम्बुलेंस और अन्य जरूरत के सामान की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही सभी ग्रामीण इलाकों में स्थित प्राथमिक अस्पतालों में पहले चरण में आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा और फिर उसे अपग्रेड करके उसमें आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर आने की जो संभावना जताई जा रही है उसमें काफी कम समय है। इसके कारण किसी भी ग्रामीण इलाके के पीएचसी को तुरंत ही बेहतर अस्पताल बनाने की संभव नहीं है, इसीलिए पहले चरण में आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 मई की सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा था, जिसे एहतियातन तौर पर 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अप्रैल के महीने में जब सेकेंड वेव आया था तो दिल्ली में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। लगभग 1 महीने के अंदर दिल्ली के लोगों की अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की बदौलत कोरोना की दूसरी वेव कमजोर होती नजर आ रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों एवं केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा की और समुद्री गतिविधियों में शामिल लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने एक बयान में बताया है कि मोदी ने अधिकारियों से राज्यों के साथ करीब समन्वय स्थापित करके काम करने को कहा है ताकि अत्यधिक जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर भी
जोर दिया है कि विद्युत आपूर्ति या फिर संचार नेटवर्क बाधित होने पर उसे तेजी से दुरुस्त किया जाए। दोस्तों, बिहार में कोरोना के आने के बाद विपक्ष सरकार पर लगातार व्यवस्थाओं को लेकर हमलावर रहा है। यह कई जगहों से ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिससे सरकार की तैयारियों पर सवाल उठने लगे थे। कोरोना पर तैयारी को लेकर बीते एक साल से विपक्ष की ओर से लग रहे आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। यह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि 2005 के पहले बिहार में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था थी। यह पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस या फिर गांव में जो भी सदर अस्पताल है उन्हें आज देख लिया जाए तो जो परिवर्तन हुआ है साफ दिखेगा। यह उन्होंने आरजेडी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आज जिस अस्पताल की बिल्डिंग भी दिख रही है और उसमें बिजली भी है, क्योंकि एक जमाने में अस्पताल में लालटेन जलता था लेकिन आज डॉक्टर और नर्स दिखाई दे रहे हैं। यह मंगल पांडे ने कहा कि 2005 से पहले अस्पताल में दवा वितरण भी नहीं होता था, यह कोई व्यवस्था भी नहीं थी। आज सरकारी अस्पतालों में 250 से अधिक दवाइयों को मुफ्त दिया जाता है। पहले राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल में रुई और सुई तक मरीजों तक नहीं पहुंचती थी और आज पीएमसीएच में महंगी दवाइयां दी जा रही है। एनडीए की उपलब्धियों को गिनाते हुए मंगल पांडे ने कहा कि पिछले 15 साल में जो एनडीए ने काम किया है उसका आज रिजल्ट दिख रहा है। पिछले 1.5 साल के अंदर 13,000 नर्स की बहाली हुई है, 4,000 डॉक्टरों की बहाली केवल 1 साल में की गई है। दोस्तों, 30 मई को अब मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ है। इस बार बीजेपी कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने वाली है। यह 7वीं वर्षगांठ के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस बार पार्टी द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। यह सभी भाजपा शासित राज्य में पार्टी उन बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर एक योजना लागू करने जा रही है जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है और वे अनाथ हो गए हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर पहले ही सभी भाजपा शासित राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। दोस्तों, बिहार में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार को उसे महामारी घोषित कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया है। मंगल पांडे ने कहा कि इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। जहां उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की ओर से ब्लैक फंगस के सभी संदिग्ध और प्रमाणित मरीजों के मामले को जिला के सिविल सर्जन के माध्यम से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना महामारी को मात देने के लिए बिहार सरकार ने चलंत टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए टीका एक्सप्रेस को शुरू किया गया है। जी हां, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को टीका एक्सप्रेस शुरू करने का भी निर्देश दिया। जी हां, उन्होंने निर्देश में कहा है कि टीका एक्सप्रेस सुदूर ग्रामीण इलाकों तक जाएगा और लोगों को कोरोना का टीका लगाएगा। उन्होंने इस चलंत टीका केंद्र के माध्यम से 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण करने का निर्देश दिया है। जी हां, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 700 वाहन टीका एक्सप्रेस के रूप में चलेंगी। इसमें एएनएम और फार्मासिस्ट की टीम रहेगी। एएनएम टीका देगी जबकि फार्मासिस्ट निबंधन इत्यादि का कार्य करेंगे। यह 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का ऑन स्पॉट निबंधन किया जाएगा। टीका लेने के लिए लोगों को सरकारी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। यह टीका एक्सप्रेस में लोगों को निःशुल्क यानी कि फ्री में टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए चलंत वेन को रवाना किया। उन्होंने कहा है कि इस वेन के माध्यम से एक दिन में 1000 लोगों की जांच हो सकेगी। यह खासकर राज्य के ग्रामीण इलाकों में जांच में काफी मदद मिलेगी। जांच के बाद 24 घंटे के अंदर लोगों को रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस महीने के अंत तक 4 और चलंत वेन की सेवा शुरू की जाएगी। दोस्तों, बेगूसराय जिला से एक लूट की खबर सामने आ रही है। जी शनिवार की सुबह 5 की संख्या में बाइक सवार लुटेरों ने मुंगेरीगंज स्थित कन्हैया ज्वेलर्स पर धावा बोला और सोने चांदी के जेवरात और नगद समेत 19,50,000 रुपए की संपत्ति लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद पांचों लुटेरे व्यवसायी कन्हैया सोनी और उनके भाई अनिल सोनी के हाथ पैर बांधकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। दोस्तों, गोपालगंज से वही एक और लूटने की घटना सामने आ रही है। जिसमें गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी से 65,000 रुपए की लूट कर ली है। यह लूटपाट के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए आराम से निकल गए। यह वारदात हथुआ थाना क्षेत्र के आईटीआई मोड़ के पास की है। यह बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी से अपराधियों ने 65,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस लॉकडाउन में उल्लंघन करने वाले बाइक सवार लोगों से चालान काटने में ही व्यस्त रही और बदमाश इधर लूट कर फरार हो गए।
जी हाँ, भाग निकले। बताया जाता है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी अपाची बाइक से आए थे। जी हाँ, वे 2 बाइक पर 4 की संख्या में थे। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से भारत अभी जूझ रहा है कि ब्लैक फंगस नाम की एक और बीमारी तेजी से फैल रही है। लेकिन इस महामारी के फैलने के पीछे एक चौंकाने वाली वजह सामने आ रही है। कहीं जिस मास्क को आप कोरोना से बचाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वह ब्लैक फंगस की वजह तो नहीं बन रहा है। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक एक ही मास्क को लगातार 2 से 3 सप्ताह तक इस्तेमाल करने पर यह ब्लैक फंगस की वजह बन सकता है। एम्स दिल्ली में न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्र ने ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हुए कहा कि लगातार 2 से 3 सप्ताह तक एक ही मास्क को पहनना ब्लैक फंगस के विकास की वजह बन सकता है, यानी कि ब्लैक फंगस होने की वजह बन सकता है। डॉक्टर शरद चंद्र ने कहा कि फंगस इन्फेक्शन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यह कभी भी महामारी की शक्ल में नहीं हुआ है। हमें अभी भी सही वजह नहीं पता है कि यह क्यों महामारी की शक्ल ले रहा है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे कारण मौजूद हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कई वजहों से हो सकती है। इसकी प्रमुख वजहों में अनियंत्रित डायबिटीज, टोसिलिजुमाब के साथ स्टेरॉइड का उपयोग, मरीज का वेंटिलेटर पर होना, ऑक्सीजन लेना, कोविड इलाज के 6 सप्ताह के भीतर अगर कोई इनमें से किसी से भी होकर गुजरता है तो उसमें ब्लैक फंगस होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अपने बच्चे के लिए मां का प्यार निस्वार्थ और असीमित होता है। जी हाँ, दुख, दर्द एवं बीमारी में भी वे उनका पेट भरना नहीं बोलती। पर इंटरनेट पर छाए एक फोटो से यूजर्स मां के इसी प्यार को देखकर भड़क गए। जी हाँ, नाराजगी उसकी खराब सेहत के बावजूद खाना बनाने को लेकर दिखी। दरअसल वायरल फोटो में एक महिला ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने के बावजूद भी रसोई में रोटी बनाती दिखी। इसके फोटो के कैप्शन में लिखा गया है कि मां का निस्वार्थ प्यार, मां की कभी छुट्टी नहीं होती है। फोटो को देखकर यूजर्स का गुस्सा भड़क गया। कई लोगों ने लिखा है कि क्या महिलाओं को आराम ना करने के लिए मजबूर करने वाला यह निस्वार्थ प्यार का सिलसिला रुक जाता है। जी हाँ, वही तमिल फिल्मकार मोहम्मद अली ने कहा है कि यह प्यार नहीं है, यह सामाजिक ढांचे के नाम पर गुलामी है। हालांकि कुछ यूजर्स ने इस फोटो की सत्यता पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दिया। अधिकतर लोग बीमारी में इस अत्याचार को मां का प्यार कहे जाने से बुरी तरीके से भर गए और महिला के परिवार को भी जी भर करके कोसा। दोस्तों, बिहार के सेनानी नरसंहार के दोषियों की बरी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। जी भाजपा और जेडीयू ने राजद को इस महामारी में आड़े हाथों लिया है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सेनानी नरसंहार मामले में 34 लोगों के नरसंहार के सभी आरोपियों का हाईकोर्ट से बरी हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 34 लोगों का नरसंहार हुआ तो आखिर कोई ना कोई गुनहगार तो होगा। जहां हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। जहां और कहा कि राजद को बताना चाहिए कि यह नरसंहार किसके कार्यकाल में हुआ था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सेनानी नरसंहार के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से मैं भी था और अपनी आंखों से लाशों की ढेर को देखा था। क्रूरता के नंगे नाच के आगे मानवता शर्मसार थी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बीते 21 मई को सेनानी नरसंहार के 13 दोषियों को बरी कर दिया। जहानाबाद जिला अदालत ने 18 नवंबर 2016 को इसमें से 10 अभियुक्त को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण था कि 2005 के पहले बिहार में जातीय हिंसा चरम पर थी, नरसंहार का तांता लगा हुआ था। दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर में मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ा फायदा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त खाते में ट्रांसफर कर दी है। किस्त का पैसा 9 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में पहुंच चुका है। अगर किसी वजह से आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वही पीएम किसान योजना के तहत अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर 30 जून से पहले हर हाल में करा लें ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाए। योजना के नियमों के मुताबिक आप जून में आवेदन कर देते हैं और यह स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर जून या फिर जुलाई में आपको 2000 रुपए मिल जाएगा। फिर अगस्त में भी 2000 रुपए किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अभी देश के 11 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम किसान की अप्रैल जुलाई वाले किस्त का इंतजार है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो फिर मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना आपदा के इस दौर में रोजगार को बचाए रखना जहां एक तरफ लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने राज्य के किसान सलाहकारों को तोहफा दिया है। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य के किसान सलाहकारों के मानदेय में इजाफा किया है, साथ ही साथ इनके लिए सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। जी हां, नीतीश सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। नीतीश सरकार ने महामारी के इस दौर में किसान सलाहकार के मानदेय और सुविधाओं में इजाफा किया है। अब किसान सलाहकारों को 1000 रुपए प्रति महीने बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, यानी कि किसान सलाहकारों को अब
13,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। जी हां, राज्य सरकार ने बढ़े हुए मानदेय का लाभ किसान सलाहकार को अप्रैल महीने से देने का फैसला किया है। इसके अलावा किसी किसान सलाहकार की मृत्यु अगर सेवा काल के दौरान हो जाती है तो उसके परिजनों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। किसान सलाहकारों के मानदेय में इसके पहले अंतिम बार साल 2017 में इजाफा किया गया था। उस वक्त सरकार ने 8,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर मानदेय 12,000 रुपए प्रति महीने कर दिया था। जी हां, बिहार में ग्राम पंचायत स्तर पर किसान केंद्र चलाने के लिए कृषि विभाग ने राज्य योजना के अंतर्गत किसान सलाहकारों की नियुक्ति की थी। किसान सलाहकार कृषि विभाग की योजनाओं की प्रचार प्रसार, सत्यापन, मिट्टी की जांच और किसानों को बैंक लोन उपलब्ध कराने जैसे मामलों में मदद करते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।